ये कहानी अमेरिका के शहर कोलंबिया में दिखाई गई है, जहां पर हम बेल्को इंडस्ट्रीज को देखते हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्री अमेरिका की गवर्नमेंट चला रही होती है। ये ऑफिस सिटी से बहुत दूर बनाया गया है। माइक, जो कि इस कंपनी का एक मुलाजिम है, अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इस ऑफिस में जा रहा होता है। ये ऑफिस में पहुंचते हुए देखता है कि आज रूटीन के मुताबिक सब कुछ नहीं है। जरूरत से ज्यादा यहाँ पर गार्ड्स मौजूद हैं और वो सब गार्ड्स बिल्कुल न्यू हैं। जितने भी लोकल एम्प्लॉयज थे उन सबको वापस भेजा जा रहा था और सब लोगों की बहुत टफ सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही थी। माइक और उसके तमाम साथी अब ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और सब लोग आम रूटीन के मुताबिक अपने कामों पे लग जाते हैं। ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज बहुत खुश लग रहे थे, बहुत फ्रेंडली भी थे आपस में। लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ लोग इन सब लोगों पर नजर रखे हुए बैठे थे। एक लड़की जिसका नाम डैनी है, आज उसका ऑफिस में पहला दिन होता है। वो उसने आज ही ऑफिस को ज्वाइन किया होता है और यहाँ पर यह बात भी मालूम होती है कि इस बेल्को ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज के सर के अंदर ट्रैकर्स लगाए गए होते हैं। बेसिकली इन ट्रैकर्स का मकसद ये होता है ताकि स्टाफ की सिक्योरिटी को एश्योर बनाया जा सके, क्योंकि ये ऑफिस कोलंबिया में है और यहाँ के हालात बहुत खराब थे, ताकि किसी को अगवा होने से बचाया जा सके। माइक को सब कुछ बहुत हैरान लग रहा होता है कि कोई लोकल गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज। इस चीज को सोचते हुए वो अपने लोकल गार्ड को फोन करता है और उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और आज जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है। वो गार्ड बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और उसी वक्त एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में टोटल 80 लोग हैं और कुछ ही देर में तुम सब लोग मारे जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सुनो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और तुम सबको जो भी टास्क दिए जाएंगे उन सबको कंप्लीट करना होगा। पहला टास्क दिया जाता है, मर्डर एनी 2 ऑफ योर फेलो एम्प्लॉयज इन नेक्स्ट हाफ आवर, यानी अगले आधे घंटे में अपने 2 साथी एम्प्लॉयज को मारना होगा। इंस्ट्रक्शन में यह भी बताया जाता है कि आप अपने किसी भी एम्प्लॉयज को जान से मार सकते हैं और अगर ये टास्क पूरा ना हुआ तो इसका नतीजा आप सबको बहुत सख्त भुगतना होगा। और इसके साथ ही ये मिस्टीरियस आवाज खत्म हो जाती है। सब लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन इस बात को एक प्रैंक समझते हैं, एक मजाक समझते हैं और अपने काम की तरफ ध्यान देने लगते हैं। और थोड़ी देर में इन सब के मोबाइल फोन्स के सिग्नल भी चले जाते हैं, यानी कि अब इनके मोबाइल फोन्स में कोई सिग्नल नहीं है, ये किसी से राब्ता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक मिड एज लेडी भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत डर चुकी होती है। वो जैसे ही बाहर भागने लगती है तो इस बिल्डिंग के शीशों पर मेटल शीट्स आ जाती हैं और तमाम शीशे इस मेटल शीट से कवर होने लग जाते हैं और तमाम बिल्डिंग मुकम्मल तरीके से सील हो जाती है। ये सब देखकर सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। माइक अपने कुछ वर्कर से कहता है, ब्लोइंग टॉर्चर मशीन ले आओ और इस मेटल प्लेट्स को पिघलाकर काट दो। ये इसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेट पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि ये बहुत मजबूत और मोटी तह की बनी होती है। यहाँ पर इस कंपनी के बॉस, जो कि सीईओ हैं, उनका नाम बैरी होता है। वो कहते हैं ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी मिस्टेक की वजह से ये मेटल प्लेट्स शीशे पर आ गई होंगी, तो आप सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइक इन सब चीजों को होता देखकर मजाक नहीं समझता, उसे लगता है कि कुछ सीरियस इशू है। ऑफिस के कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और वहां पर वो गार्ड्स को इशारा करते हैं कि हमारी हेल्प करें, लेकिन गार्ड उनको देखकर बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उस मिस्टीरियस वॉइस का दिया गया टाइम अब मुकम्मल हो चुका था और अचानक से छत पर एक लड़की के सर पर बुलेट लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। और बिल्डिंग के अंदर भी 3 और एम्प्लॉयज को बुलेट सी लगती है। ऐसे लगता है जैसे उनको बुलेट मारी गई है, उनका सर फट जाता है। ये सब लोग इसलिए मरे होते हैं क्योंकि मिस्टीरियस वॉइस ने उन्हें कहा गया होता है कि अपने 2 एम्प्लॉयज को मारें, क्योंकि इन्होंने नहीं मारा होता तो ये बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये सब देख के सब लोग बहुत डरते हैं और भागना शुरू कर देते हैं और जिसको जहां जगह मिलती है वो वहां जाकर छुपने लगता है। कंपनी का बॉस सीईओ यानी बैरी नोटिस करता है कि इन सब लोगों के सर अंदर से फटे हैं, ना कि कोई बाहर से गोली लगी है। और माइक ये सब देख के समझ जाता है कि उनके सर के अंदर जो ट्रैकर फिट किए गए थे वो एक मिनी बॉम्ब है और इसी वजह से लोकल्स को घर भेज दिया गया था, क्योंकि उनके सर में ट्रैकर नहीं लगाए गए थे। हम सब एम्प्लॉयज जो दूसरी सिटी से आकर बेल्को कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर ट्रैकर्स हैं और इन्हीं ट्रैकर को एक्सप्लोड किया गया है। ये देख के माइक फौरन वॉशरूम में जाता है और एक चाकू की मदद से अपना ट्रैकर निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि बिल्डिंग में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे तो बैकग्राउंड में वॉइस प्ले होती है और वो वॉइस माइक को मना करती है कि अपने ट्रैकर को छोड़ दो, अगर तुमने इसे छेड़ा तो वो उस ट्रैकर को डेटोनेट कर देंगे और वो बम की तरह हट जाएगा और माइक भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और माइक ये सब सुन के रुक जाता है। पूरी बिल्डिंग में ये मिस्टीरियस वॉइस दोबारा से बोलती है। वो कहती है कि अगर किसी ने अपना ट्रैकर निकाला
या कोई कैमरा रिमूव करने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। और अब वो सबको उनका दूसरा टास्क बताता है। अगला टास्क ये है कि अगले 2 घंटे में तुम लोगों को 30 लोगों को मारना है, यानी कि 30 लोगों को यहाँ पर मरना चाहिए। अगर 30 लोग ना मरे तो हम यहाँ पर 60 लोगों को मार देंगे। सब लोग पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग आपस में लड़ना भी शुरू हो जाते हैं और इसी लड़ाई के दरमियान कुछ लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। अब ऑफिस के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, एक तरफ माइक का ग्रुप और एक तरफ सीईओ बैरी का ग्रुप। बैरी का ग्रुप ये समझता है कि 30 लोगों को मारना ही बेहतर है, जबकि माइक कहता है कि ये सब इनोसेंट लोग हैं, मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। और ज्यादातर लोग माइक का ही साथ दे रहे थे क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। बैरी का साथ देने वाले लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद आर्मरी को खोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस आर्मरी में बहुत से वेपन्स होते हैं। बैरी को लगता है कि अगर ये वेपन हमारे पास आए तो हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। वहाँ का मौजूद लोकल गार्ड उनको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन माइक उस सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि रिलैक्स करो, हम किसी को नहीं मार सकते। और इसके बाद फिर से वो हेल्प लेने के लिए बेल्को की बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। अब ये रूफ पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर ये बैनर लगाते हैं जिस पर लिखा होता है वी आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, हमें अगवा कर लिया गया है, हमारी हेल्प करें। लेकिन उसी वक्त नीचे से गार्ड सामने आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और मिस्टीरियस वॉइस फिर से आती है और वो उन्हें मना करता है कि तुम ऐसा बैनर कुछ नहीं लगा सकते। और ये सब उदास और नाराज होकर वापस नीचे ऑफिस में आ जाते हैं। माइक नीचे आके अपने साथियों से बात करता है और वो समझ जाता है, वो उन्हें बताता है कि ये हमारी जॉब एक किस्म का ट्रैप थी, शायद हम पे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसी वक्त सीईओ बैरी पीछे से आता है और माइक के सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उस लोकल सिक्योरिटी गार्ड से भी आर्मरी की चाबियां ले लेता है ताकि उसमें से वेपन्स निकाले जा सके और वो उस गार्ड को भी मार देता है। कीज की मदद से आर्मरी को ओपन कर लिया जाता है और बैरी की टीम वहां पर मौजूद गन्स को उठाकर आपस में बांट लेती है, यानी कि अब कुछ लोगों के पास वेपन्स भी हैं। और बिल्डिंग के अंदर मौजूद सब एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और इतनी देर में माइक को भी होश आ जाता है और वो भी इन सब इकट्ठे हुए लोगों के दरमियान में खड़ा होता है। यहाँ पर बैरी कुछ लोगों को अलग करता है। वो कहता है कि जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं वो अलग हो जाएं और बाकी सब लोग जो बूढ़े हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं वो अलग हो जाएं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें 30 लोगों को मारना ही होगा। क्योंकि बैरी सीईओ है इस कंपनी का, वो हमेशा से ऑर्डर्स लेना जानता था और ऑर्डर्स देना जानता था और यहाँ पर भी वो ऑर्डर ही देता है। उसको ऑर्डर्स को फॉलो करना ही ठीक लगता है। सबसे पहले बैरी और लोगों को मारने के लिए चूज करता है और कुछ रैंडम लोगों को एक अलग से लाइन में बिठा दिया जाता है। वो और लोगों को मारना शुरू कर देता है और कुछ लोगों को गोली मार के मार भी देता है। दूसरी तरफ डैनी जो कि न्यू एम्प्लॉय थी, जिसने आज ही ऑफिस को ज्वाइन किया था, वो डर के मारे एक जगह पर छुपी हुई थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। वो जब गन शूट की आवाज सुनती है तो लाइट्स के मेन स्विच को बंद कर देती है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब कमरे में रोशनी नहीं है, लेकिन बैरी और उसकी टीम अंधाधुंध शूटिंग करने लग जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उस वजह से भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। और कुछ देर बाद ऑफिस की लाइट दोबारा आ जाती है और वो मिस्टीरियस वॉइस दोबारा से कहती है कि अभी तक 29 लोग मारे गए हैं, यानी कि 29 ना कि 30, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं और इन 2 मिनट में अगर एक और किलिंग ना हुई तो हम लोग तुम्हारे 30 और लोग मार देंगे, जो कि इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा था। बैरी लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वहां पे अंधेरा होता है। वो अपने गिवन टाइम में उनको नहीं ढूंढ पाता और इतनी ही देर में टाइम भी ओवर हो जाता है। मिस्टीरियस वॉइस अनाउंस करती है कि तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है और अब एक एक करके बहुत से लोगों के सर फटना शुरू हो जाते हैं, सब लोग मरना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत डिस्टर्बिंग सीन है। अब यहाँ पर दी वॉइस का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर तमाम एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए थे और उनके साथ स्विचेस भी लगे हुए थे, यानी कि जितने भी बॉम्ब फट रहे थे, जितने भी डेटोनेटर उनके दिमाग में फट रहे थे, उन सबके नाम थे और उसके साथ स्विचेस थे। और एक एक करके जिसका ये बटन दबाया करते थे उस एम्प्लॉय के सर में वो ट्रैकर फट जाता था और वो मर जाता था। और ऑफिस के अंदर सिर्फ अब 16 लोग जिंदा रह जाते हैं। और यहाँ पर ये मिस्टीरियस वॉइस अपना लास्ट टास्क अनाउंस करती है कि अगले 1 घंटे में जो भी शख्स सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा उसको सिर्फ जिंदा रहने दिया जाएगा और वो अपनी लाइफ खुशी से गुजार सकता है। अब तक सबसे ज्यादा किलिंग बैरी और उसके एक दोस्त वेंडल ने की होती है और वेंडल और बैरी और भी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और इवन वो लोग भी जो किलिंग के खिलाफ थे अब अपने सर्वाइवल के लिए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और इसी ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज जो मरे हुए लोग थे उनके दिमाग से मिनी बॉम्ब्स निकाल रहे थे जो कि अभी मुकम्मल तरीके से फटे नहीं थे, लेकिन वो शख्स मर चुके थे। अब इनका प्लान ये था
कि इन मिनी बम्स को इकट्ठा कर कर एक ब्लास्ट किया जाए और इस बिल्डिंग से निकला जाए। माइक की दोस्त माइक को ढूंढने के लिए ऊपर जा रही होती है और वो रास्ते में देखती है कि बैरी का एक दोस्त लोगों को मार रहा है। इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उसके सर पर वार करती है और उसको जान से मार देती है। अब विंडल भी मारा जा चुका है क्योंकि बैरी और विंडल ने ही सबसे ज्यादा किलिंग्स की होती हैं। इसके बाद वो माइक से जाकर मिलती है। वो माइक को वो बॉम्ब्स भी दिखाती है। माइक वो बॉम्ब ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और उसी वक्त बैरी भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों पर शूट करने लगता है। शूट के दरमियान एक गोली माइक की दोस्त को लग जाती है और वो जख्मी होकर बिल आखिर मर जाती है। वो लड़की डैनी जिसने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया था, उसको लगता है कि अब सब कुछ रुक चुका है। वो लिफ्ट से नीचे आती है और उसी वक्त बैरी उसके सर पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। अब पूरे ऑफिस में माइक और बैरी ही जिंदा बचते हैं। माइक बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड को मार दिया गया होता है और वो गुस्से की हालत में बैरी पर हमला करता है। दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है और माइक के हाथ में एक टेप फोल्डर हाथ में लगता है जिसकी मदद से वो बैरी के सर पर मारना शुरू हो जाता है। गुस्से की हालत में बार बार मारता है और बिल आखिर बैरी भी मर जाता है। माइक इसके बाद रोने लगता है, बहुत उदास होता है क्योंकि माइक ही सिर्फ अकेला होता है जो पूरे ऑफिस में जिंदा बचता है। इस गेम का सोल सर्वाइवर सिर्फ माइक है और उसी दौरान तमाम मेटल प्लेट्स हट जाती हैं, तमाम विंडोज ओपन हो जाती हैं और अंदर दो गार्ड्स आते हैं और माइक को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। माइक की हालत बहुत खराब है, वो सही से चल भी नहीं सकता। माइक को ऐसे कमरे में लेकर जाया जाता है जहाँ से ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंट्रोल किया जा रहा था। वहाँ पर एक ओल्ड एज साइंटिस्ट बैठा हुआ था और भी कुछ लोग मौजूद थे। वो ओल्ड एज साइंटिस्ट बताता है कि तुम जो आवाज सुन रहे थे वो मेरी आवाज थी। मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि जब उन पर एक टफ सिचुएशन आएगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और ये सब एक्सपेरिमेंट हम इसी मकसद के लिए कर रहे थे। और वो साइंटिस्ट माइक से पूछता है कि अब बताओ माइक, तुम कैसा फील कर रहे हो। माइक उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे मिनी बॉम्ब्स उठाते हुए देखा था। साइंटिस्ट थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि माइक ने वो तमाम मिनी बॉम्ब्स उसके साथ आने वाले गार्ड्स और उस ऑफिस के अंदर रख दिए थे जहाँ पर ये सब लोग बैठे होते हैं। इसी कंट्रोल रूम के अंदर वो बॉम्ब्स इसने रख दिए थे और फौरन से भागकर उस कंट्रोल यूनिट के पास जाता है जहां पे तमाम लोगों के नाम लिखे हुए थे। वो तमाम स्विचेस को ऑन कर देता है सिवाय अपने स्विच के, और स्विचेस ऑन होते ही वहां पर एक्सप्लोजिव फटते हैं और तमाम गार्ड्स और साइंटिस्ट जख्मी हो जाते हैं। उसके अलावा वो गार्ड्स की गन उठाता है और वहां पर मौजूद सब लोगों को मारकर उस कमरे से बाहर आ जाता है। वेयर हाउस से बाहर आने के बावजूद भी माइक पर एक कैमरा की नजर होती है और ये कैमरा जब जूम आउट होता है तो हम एक स्क्रीन देखते हैं जिसपे बहुत से लोग माइक की तरह ही सर्वाइवर होते हैं, जिससे हमें ये शो होता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कोलंबिया में ही नहीं चल रहा था जहां पर माइक सर्वाइवर था, बल्कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बहुत सी जगहों पर हो रहे थे और हर एक्सपेरिमेंट को कोई ना कोई साइंटिस्ट लीड कर रहा था। और माइक अफसोस की हालत में आसमान की तरफ देख रहा होता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।